Hello everyone and welcome back to my channel Study with Sanam. So today we are going to do Rise of Nationalism in Europe lecture number 2. The link of lecture number 1 is in the description box. You can watch that lecture first and then you can definitely watch this one also. So let us start. This is lecture 2 of this chapter. So राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नेशनलिज्म किसको बोलते हैं. हमने पिछली क्लास में ट्रीटी ऑफ वेना लास्ट हमारा टॉपिक था, उसके बारे में पढ़ा. अब वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं. सो द रेवोल्यूशनरीज जिन लोगों को जो लिबरलिज्म को, जो आजादी पाना चाहते थे, अपहोल्डर्स ऑफ द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म एंड अगेंस्ट द कंजर्वेटिव रिजीम्स ऑफ 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में कुछ कंजर्वेटिव रिजीम्स बनी थी जो हम पढ़ चुके पिछली क्लास में. वो क्या थे? वो लोग ऑटोक्रेटिक थे. वो लोग किसी भी तरीके का डिसेंट या किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे. वर इनटॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. और उन्होंने सेंसरशिप ऑफ प्रेस को अडॉप्ट किया था फॉर कर्बिंग द लिबरल आइडियल्स. और कोई भी क्वेश्चन जो उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करता था, कोई भी ऐसी क्वेश्चंस वो उनको डिस्करेज करते थे. राइट. तो ये कंजर्वेटिव रिजीम्स थे. जो लोग अप होल्डर्स थे लिबरलिज्म के आइडिया के, और जिन लोगों को ये कंजर्वेटिव रिजीम्स के खिलाफ थे, उन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी. मतलब वो लोग रात के अंधेरे में छुप छुप के अंडरग्राउंड मिलते थे. ऐसी सोसाइटीज को सीक्रेट सोसाइटीज बोला गया. तो इन सीक्रेट सोसाइटीज का एम क्या था, मकसद क्या था? ट्रेनिंग द रेवोल्यूशनरीज. मतलब रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करना कि हमें कैसे लिबर्टी लेनी है, उस तरीके. ट्रेनिंग द रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेडिंग देयर आइडियाज थ्रू आउट यूरोप. पूरे यूरोप में अपनी आइडियाज को स्प्रेड करना कि यूरोप के हर कोने में पता होना चाहिए नेशनलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, हमें किस तरीके से लिबरलिज्म लेना है. तो ये इनका मकसद था. सीक्रेट सोसाइटीज क्यों बनी गई थी? ट्रेनिंग द रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेडिंग देयर आइडियाज थ्रू आउट यूरोप. Opposing monarchical governments established after the Vienna Congress of 1815. जो भी वेना कांग्रेस के बाद जो भी monarchical governments बनी, उनको अपोज करना, उनके खिलाफ खड़ा होना, ये भी एक मकसद था, ये भी एक एम था सीक्रेट सोसाइटीज का. So opposing monarchical governments established after the Vienna Congress of 1815. Fighting for liberty and freedom from autocratic rule. कि हमें लिबर्टी के लिए लड़ना है और ऑटोक्रेटिक रूल, जो बादशाह का रूल चल रहा था, उससे हमें आजादी लेनी है, फ्री होना है. ठीक है. Emphasizing the idea of creation states. मतलब हमें नेशन स्टेट्स बनानी है और उसके आइडिया पे एम्फेसाइज करना है, दबाव डालना है, हमें नेशन स्टेट्स बननी है कंट्री में. तो ये सारा किसका मकसद था, किसका एम था? सीक्रेट सोसाइटीज का. ठीक है. नेक्स्ट, गिउसेppe मज़ीनी. तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई और बहुत सारी चीजें की यूरोप के लिए. तो हम सबके बारे में नहीं पढ़ सकते, तो हमें यहाँ पर एक इंसान के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में. दैट इज गिउसेppe मज़ीनी. गिउसेppe मज़ीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे. So he was an Italian revolutionary. Okay? ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और ये गिनोवा में, जो कि इटली में एक जगह है, 1807 में पैदा हुए थे. He became the member of Carbonari. Carbonari एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसमें जब ये बहुत छोटे थे तो इसके मेंबर बन चुके थे. लगभग 18-19 इयर्स के थे तब इन्होंने इस सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया था. और 1831 में इनको जेल भी दिया गया था फॉर अटेम्प्टिंग एन अपसर्ज इन लिगुरिया. इन्होंने एक रेवोल्यूशन किया लिगुरिया में 1831 में, जिसकी वजह से इनको एग्जाइल यानी कि जेल में भेज दिया गया था. सो 1831 में सेंट इनटू एग्जाइल फॉर अटेम्प्टिंग एन अपसर्ज और रिवोल्ट इन लिगुरिया. कहां पर किया वो रिवोल्ट? लिगुरिया में किया. और इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई. एक यंग इटली कहां पे बनाई? मार्सिल्स में बनाई. और दूसरी यंग यूरोप बनाई. यंग यूरोप कहां पे बनाई? बर्न में बनाई. ये दो सीक्रेट सोसाइटीज इन्होंने बनाई. और बिलीव इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू अ रिपब्लिक. मतलब वो इटली को एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे, यूनिफाई करना चाहते थे सारे लोगों को इटली के. ठीक है. So believe that God had intended nations to group together like people and form nation states based on similarities. कि इनको लगता था कि खुदा ने इनको बोला है कि इनको जो भी एक जैसे लोग हैं, जिनका कल्चर एक है, लैंग्वेज एक है, उनको अलग अलग नहीं रहना चाहिए, उनको एक साथ एक ही स्टेट में मिलजुल के रहना चाहिए. ठीक है. Pushed for Italian unification and liberal nationalism and was thus
मेटरनिच लीस्ट फेवरेट पर्सन, मतलब मेटरनिच, ड्यूक मेटरनिच जो होस्ट था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, उसका ये सबसे ज्यादा नफरत उसको इसी गुइसेप मजीनी के साथ थी। ये सबसे जो गुइसेप मजीनी थे मोस्ट वॉसिफेरस, मतलब सबसे खतरनाक एनिमी ऑफ मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द कंजर्वेटिव रिजीम्स का सबसे खतरनाक एनिमी जो गुइसेप मजीनी थे, ठीक है। एंड ड्यूक मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ड्यूक मेटरनिच बोलते थे कि जो गिउसेप मैज़ीनी है वो हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। तो गिउसेप मैज़ीनी को ड्यूक मेटरनिच को जो है गिउसेप मैज़ीनी बिल्कुल पसंद नहीं था। नेक्स्ट, अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Just a second. सबसे पहले कुछ रेवोल्यूशंस हुए, फ्रांस में भी कुछ रेवोल्यूशंस हुए। पहले हम जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ते हैं फ्रांस का, फिर हम ग्रीक वॉर पढ़ेंगे। जुलाई रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ? फ्रांस में हुआ, जुलाई में हुआ, ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट्स, जुलाई में हुआ, फ्रांस में हुआ। और कब हुआ? ये 1830 में हुआ, ठीक है, 1830 में हुआ, जुलाई में हुआ, फ्रांस में हुआ। तो द कंसोलिडेशन ऑफ पावर बाय द कंजर्वेटिव रिजीम्स, जैसे कि कंजर्वेटिव रिजीम्स ने पावर को कंसोलिडेट कर लिया था, made liberalism and nationalism associated with revolution in many regions of Europe। मतलब अब कंसोलिडेशन ऑफ पावर की वजह से जो नेशनलिज्म और लिबरलिज्म है अब रेवोल्यूशन पे उतर आया था। अब इसका जो कनेक्शन था वो डायरेक्टली एसोसिएटेड किससे था? रेवोल्यूशन से था बहुत जगह यूरोप में, जैसे कि इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स है, प्रोविंसेस ऑफ द ओटोमन एम्पायर है, और आयरलैंड एंड पोलैंड है। इन्होंने ऐसे रेवोल्यूशंस एक्सपीरियंस करे, एक्सपीरियंस्ड सच रेवोल्यूशंस। द रेवोल्यूशनरीज कंप्राइज्ड ऑफ, रेवोल्यूशनरीज में कौन कौन आते थे? प्रोफेशनल्स आते थे, बिजनेसमैन आते थे, आर्टिसंस आते थे, और कमर्शियल मिडिल क्लास मेंबर्स भी इसमें आते थे। तो जुलाई रेवोल्यूशन जो फ्रांस में हुआ, इसके मुताबिक जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिसको पावर से हटा दिया था, द बर्बन डायनेस्टी कोरोनेटेड आफ्टर द वेना कांग्रेस ऑफ 1815, उनको क्या किया गया? वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने बर्बन डायनेस्टी जो कोरोनेटेड हो गई थी वेना कांग्रेस के बाद, उनको ओवरथ्रो कर दिया। दूसरा, लुइस फिलिपी कौन था? लुइस द 16, जो जिसके बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं क्लास 9th में, उनका भाई था, कजन भाई था लुइस फिलिपी। तो लुइस फिलिपी वाज इंस्टॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। लुइस फिलिपी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के तौर पे इंस्टॉल कर दिया गया, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया। और बेल्जियम, हमने ट्रीटी ऑफ वेना में पढ़ा था कि जो नेदरलैंड्स था, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, जिसमें बेल्जियम आता था, वो नॉर्थ में सेट किया गया था और गिनोआ साउथ में सेट किया गया था फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। लेकिन अब वही बेल्जियम वो जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग हो गया। बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। जुलाई रेवोल्यूशन जो हुआ उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हुई। सो आफ्टर द पीरियड ऑफ नेपोलियन, जो after the period of Napoleon, Louis the 16, the brother of Louis the 16 installed his Bourbon dynasty in France। उन्होंने अपनी बर्बन डायनेस्टी कहां पर इंस्टॉल की थी? फ्रांस में। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। तो जुलाई 1830 में क्या हुआ? इसको क्या किया? लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने ओवरथ्रो किया। द बर्बन डायनेस्टी coronated after the Vienna Congress of 1815 was overthrown by the liberal revolutionaries। They installed a constitutional monarch। उन्होंने constitutional monarch install किया। कौन? लुइस फिलिपी। कौन था? लुइस द 16 का cousin भाई था। Metternich states that, कौन चैप्टर में सबसे ज्यादा बातें कर रहा है? ड्यूक मेटरनिच। इसी ने गिउसेप मैज़ीनी के बारे में भी बोला था that he is the most dangerous enemy of a social order। इसी ने अब बोल दिया कि when France sneezes, the rest of the Europe catches cold। इसका ये मतलब था कि अगर फ्रांस छींकता भी है ना तो पूरे यूरोप को जुकाम होता है। बेसिकली अगर फ्रांस कुछ भी करता है तो पूरे यूरोप पे उसका इंपैक्ट पड़ता है। ये इनका कहने का मतलब था। This revolution greatly affected the other countries in Europe। इस रेवोल्यूशन की वजह से जो यूरोप में बाकी कंट्रीज भी थी उन पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा, जैसे कि बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी, इटली एंड इंग्लैंड। क्लियर? अब हम
अब हम पढ़ेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ग्रीस में हुआ इंडिपेंडेंस, आजादी पाने के लिए। तो ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ओटोमन एम्पायर, जिसको अभी टर्की बोलते हैं, ग्रीस उसका पार्ट था 15th सेंचुरी से, जो था ग्रीस उस ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, उस ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। सो ग्रीक्स ग्रोथ ऑफ जैसे नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई यूरोप में, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्टेड ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ओटोमन रूल इन 1821। 1821 में जैसे नेशनलिज्म यूरोप में बढ़ता गया, तो ग्रीस का स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए, वो भी शुरू हो गया। तो उसको सपोर्ट कहां से मिला? वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने ग्रीक को सपोर्ट किया, और जो पोइट्स एंड आर्टिस्ट थे हु वर इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक कल्चर एंड लिटरेचर, उन्होंने भी जो रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। एग्जांपल में आप एग्जांपल भी एक लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल लॉर्ड बायरन, द ग्रेट इंग्लिश पोइट, उन्होंने भी इस रेवोल्यूशन को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि एंशिएंट ग्रीक कल्चर से और लिटरेचर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, फिर एट लास्ट 1832, this is very important point, it is not mentioned here, but 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इसको बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 1832 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। उस ट्रीटी ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन करार कर दिया। Clear? Now we will study about Romanticism. Romanticism क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट। इसने किसमें हेल्प की? लोगों की देशभक्ति के लिए जो भावना थी उसको जगाने के लिए। रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड साइंस एंड रीजन, मतलब इसको साइंस पे, रीजनिंग पे, इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग भरोसा नहीं था। So a cultural movement that rejected science and reason and introduced heart and emotions, मतलब heart पे, emotions पे believe करना instead of science and reason, वो जिस heart and emotions पे focus करना, इस movement को हम romanticism बोलते थे। So the concern क्या था romantics का? The concern of the romantics was to create a sense of shared collective heritage and a common cultural past, कि हमारा एक common cultural past है, हमारा एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज है। ये सारा रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे लोगों तक दर्शा रहे थे, जिनकी वजह से जो उनकी भावना थी देशभक्ति की तरफ वो बढ़ रही थी। तो रोमांटिसिज्म ने भी इक्वली सपोर्ट किया हमारे को लिबरलिज्म के लिए, ठीक है, नेशनलिज्म पाने के लिए, ताकि यूरोप में नेशनलिज्म आए, इसके लिए रोमांटिसिज्म ने भी इक्वली जो है काम किया। सो एक अब जोहान गॉटफ्राइड हर्डर जो थे एक जर्मन फिलोसोफर एंड रोमांटिसिस्ट थे। हु वाज जोहान गॉटफ्राइड हर्डर? जर्मन फिलोसोफर एंड रोमांटिसिस्ट। इनके मुताबिक क्या था? जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ये पैदा कब हुए थे? 1743 में, और इनकी डेथ 1803 में हुई थी। फ्रॉम 1744 he lived to 1803। ठीक है, तो ये एक जर्मन फिलोसोफर थे और एक रोमांटिसिस्ट थे। बिलीव दैट द ट्रू जर्मन कल्चर कैन बी डिस्कवर्ड ओनली अमंग कॉमन पीपल। इनके मुताबिक कि हम सिर्फ कॉमन लोगों के बीच में ही जो है असली जर्मन कल्चर को डिस्कवर कर सकते, उसको ढूंढ सकते। इस थॉट को हम जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं दास वोल्क। इस थॉट को हम बोलते हैं। सो व्हाट इज दास वोल्क? दैट द ट्रू जर्मन culture can be discovered only among common people. It was through folk songs, folk poetry that the true spirit of nationalism was popularized. अगर आपको जो हमारे folk songs है, folk poetry, इससे हमें nationalism की feeling आती है। अगर मैं आपको हमारे देश का national anthem सुनाऊं, national flag दिखाऊं, national कोई movie दिखाऊं, तो हमें goosebumps आने लगते हैं, हमें nationalism की feeling आने लगती है, हमारे को वो oneness की feeling आने लगती है हमारे देश के साथ। Similarly,
तो जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का कहना था कि जो फोल्क सॉन्ग्स है, फोल्क पोएट्री की वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है लोगों में पॉपुलर हो जाएगी, पॉपुलराइज्ड हो जाएगी, ठीक है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोल्क, ताकि हम इन फोक्स को रिकॉर्ड करें, इन फॉर्म्स को कलेक्ट करें, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी था, वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये नोबल थॉट हमारे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का था कि दैट द ट्रू जर्मन कल्चर कैन बी डिस्कवर्ड ओनली अमंग कॉमन पीपल, जिसको दास वोल्क बोलते हैं, ठीक है। सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर को मॉडर्न नेशनलिज्म का फादर रिगार्ड किया जाता है। सो एवरी कल्चरल ग्रुप एज यूनिक एंड पोजेसिंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, नेशनल कैरेक्टर, वोल्क जीस्ट evolving over many centuries. No one's culture is superior to another. कि सब एक है, सब किसी का कल्चर ज्यादा अच्छा नहीं है, किसी का कल्चर ज्यादा खराब नहीं है, अजीब नहीं है, सबका एक जैसा कल्चर है, किसी का सुपीरियर इंफीरियर नहीं है। His ideas led to the notion that every nation should be sovereign and contain all members of the same nationality. Then language ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया nationalist sentiments डेवलप करने में. So language played an important role in developing nationalist sentiments. तो हमने रशिया ने जो है पोलैंड पे कब्जा जमा लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था पोलैंड. जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर दिया, so after Russian occupation, the Polish language was forced out of school and the Russian language was imposed everywhere. हर जगह पोलैंड में लोग बोलते थे कि हमें रशिया बोलना है. जो स्कूल्स में जो पॉलिश लैंग्वेज यूज हो गई थी उसको भी बाहर निकाल के फेंक दिया रशियन लोगों ने. So after Russian occupation, Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. कि सब लोग क्या बोलेंगे? रशियन बोलेंगे, मर्जी हो ना हो. The Polish people resisted against this. पॉलिश जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ रेजिस्ट किया, मतलब सहा इस सबको. जो क्लर्गी थी पोलैंड में, they began to use language as a weapon of nationalist resistance. उन्होंने लैंग्वेज को एक नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस का वेपन, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. कि लोगों ने जो पोलैंड में जो क्लर्गी थी उन लोगों ने. So Polish was used for church gatherings and all religious instructions. जो Polish थी, ये लोग church gatherings में जो थे या फिर religious instructions के लिए ये लोग Polish use करते थे. अब Russians को गुस्सा आया तो as a result a large number of priests were put in jail. बहुत सारे priests को जेल में put कर दिया गया as punishment for their refusal to preach in Russian. Thus, the use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. तो लगने लगा कि Polish language एक struggle, हमारे लिए एक तकलीफ Russian dominance के खिलाफ हो गई. मतलब Polish language use करने से हमारे को एक struggle face करनी पड़ी. So language का भी एक बहुत important role हुआ national sentiments develop करने में. The Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. हर जगह से Polish language को हटा दिया गया और सबको बोला कि Russian बोलना है, मानो ना मानो, ठीक है. In 1831 an armed rebellion crushed the Russian rule. 1831 में एक armed rebellion हुआ. armed मतलब जिसने weapons use किए गए हो, ठीक है, और उन्होंने Russian rule को crush कर दिया, ठीक है. The clergies in Poland began to use language as a weapon of national resistance. जो clergy थी, जो clerks थे पोलैंड में, उन्होंने language को एक weapon of nationalist resistance की तौर पे use करना शुरू कर दिया. तो जो लेकिन पॉलिश लोग थे, जो चर्च गैदरिंग्स होती थी, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होती थी, तो उनके लिए वो लोग पॉलिश यूज करते थे. लेकिन रशियंस को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो इसके रिजल्ट में एक पनिशमेंट की तौर पे उन्होंने बहुत सारे जो प्रीस्ट को जेल में पुट कर दिया. सो जो यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज है वो एक सिंबल दिखने की तौर पे हुई अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. तो इससे हमें पता चला कि लैंग्वेज आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड मूविंग आवर कंट्रीज टुवर्ड्स नेशनलिज्म. देन कैरोल कुरपिंस्की, यहाँ पर हो सकता है कि नहीं दिख रहा है, इट्स कैरोल, ओके, कैरोल कुरपिंस्की. कैरोल कुरपिंस्की जो भी थे उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमें नेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म की फीलिंग बढ़ाने में, जिसकी वजह से हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग जाग सके. So he celebrated the national struggle through his operas. ये जो national struggle को थे अपने operas के through celebrate करते थे. The music and dance, polonaise and mazurka. Polonaise और mazurka क्या है? ये forms है music and dance के. ये dances करते थे. ये इनके kind of national dances थे, folklores थे, जिसकी वजह से जो लोग में nationalism, वो देशभक्ति, वो feeling of oneness की भावना अपने देश के साथ जगा रहे थे ये लोगों में. कैरोल कुरपिंस्की ने भी बहुत
मदद की इसमें। Which he uses nationalist symbols, तो ये जो इसके म्यूजिक एंड डांस थे जैसे कि पोलोनेस है, मजूरका है, which he used as nationalist symbols rose the national emotions of the people against the partition of the country। तो इससे क्या हुआ, लोगों के जो नेशनल इमोशंस थे अपनी कंट्री के वो जाग गए, ताकि हमारी कंट्री पार्टीशन ना हो, हमारी कंट्री में पार्टीशन ना हो, अलग ना हो, ठीक है। emphasized on vernacular languages पे भी इन्होंने emphasize किया और folklore में भी, ताकि जो illiterate masses हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उन तक भी जो हमारे ideas है nationalism के वो पहुंच सके। अलग अलग तरीकों के languages पे, folklore पे भी इन्होंने जो है जोर डाला, ताकि illiterate masses तक भी हमारे जो ideas है वो convey कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, nationalistic feeling किसको बोलते हैं? The sense of recognizing the state and society as we, कि हम हमारी स्टेट को, हमारी सोसाइटी को as we recognize करेंगे कि हम एक है, उस तरीके की फीलिंग को हम nationalistic feeling बोलते हैं। The sense of recognizing the state and society as we and the sharing of many traits by its people। कल्चर हम किससे करेंगे? आर्ट एंड पोइट्री से, स्टोरीज एंड म्यूजिक, इन सब ने एक इंपॉर्टेंट रोल, एक मेजर रोल प्ले किया in the shaping and expression of nationalistic feeling and nation. So the sense of recognizing the society and nation as we and the sharing of many traits by its people, culture with art and poetry, stories and music, इन सब ने एक important, एक major role play किया ताकि ये लोग shaping and expression of nationalistic feeling and nation. Next, अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी यूरोप में, पैसे के मामले में अब यूरोप कैसा चल रहा था 1830s में। सो यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस इन यूरोप, यूरोप में कौन सी इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही थी, कब? ड्यूरिंग 1830s में। तो यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स एक्सपीरियंस्ड इन यूरोप, यूरोप बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वाइज पैसे के मामले में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस कर रहा था। द रेशियो ऑफ द राइज ऑफ पॉपुलेशन वाज लार्जर देन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, जो रेशियो था राइज ऑफ पॉपुलेशन में वो ज्यादा था, लेकिन लोग अनएम्प्लॉयड थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। सो माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू सिटीज लेड टू ओवरक्राउडेड स्लम्स, जो रूरल पॉपुलेशन थी, जो विलेजेस से लोग आ रहे थे वो सिटीज में शिफ्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से जो स्लम्स थे वो ओवरक्राउड हो रहे थे, भीड़ भाड़ हो रही थी। तो peasants जो थे, peasants still suffered under the burden of feudal dues, peasants को अभी भी feudal dues कुछ regions of Europe में भरने पड़ रहे थे, और obligations in some regions of Europe। So aristocracy अभी भी power में थी, और जो कुछ यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन नहीं है कि some producers in towns, कुछ producers थे टाउन में, especially textile producers producing industries, they were often ousted by the import of cheap machine made goods from England। जो इंग्लैंड से जो लोग थे वो cheap machine made goods ला रहे थे, जो कि मतलब ऑब्वियसली अगर आप हाथ से बनाओगे तो उसमें पैसा ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है, और आपको कम रेट पे बेचना पड़ता है, लेकिन जो मशीन से बनता है वो जल्दी बनता है और उस पर उतना पैसा भी नहीं लगता है। तो जो इंग्लैंड से जो लोग चीप मशीन मेड गुड्स ला रहे थे, वो जो प्रोड्यूसर्स टाउन्स में थे उनको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, और सीकर्स ऑफ जॉब थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है। राइजेस ऑफ फूड प्राइसेस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, राइजेस इन फूड प्राइसेस हुए एंड अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, मतलब एक साल गुजर गया जिसमें हार्वेस्ट ही नहीं हुई, तो इससे क्या हो गया, लेफ्ट द कंट्री पोरर, जो कंट्री है वो गरीब होती गई, इकोनॉमिक कंडीशंस डे बाय डे खराब होती गई यूरोप में। वहीं पर हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट फेस करना पड़ा, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यूरिंग द 1830s, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हुई, अर्बन कंजेशन हुई, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, जो इंग्लैंड से लाते थे तो लोगों को कंपटीशन करना पड़ता था क्योंकि वो चीप होते थे, हाथ से बनाने में ऑब्वियसली ज्यादा पैसा ज्यादा मेहनत लगती है, और ऑन द अदर हैंड जब आप मशीन से बना रहे हो तो उतना पैसा नहीं लगता है, उतनी मेहनत नहीं लगती है, तो उससे भी एक कंपटीशन शुरू हो गया था जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन में। फ्यूडल ड्यूज बननी पड़ रही थी, राइज हो गए फूड प्राइसेस में, फेल्ड क्रॉप्स हो गए, सो ये सारी प्रॉब्लम्स यूरोप में फेस करनी पड़ी। अब फ्रांस में क्या हो रहा था, फ्रांस में widespread food shortages and widespread unemployment experienced in France, वहां पर भी widespread food shortages हो रही थी, widespread unemployment फेस करनी पड़ रही थी फ्रांस के लोगों को, राइट।
सो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, नेशनल असेंबली ने एक रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया. सफरेज टू ऑल मेल्स अबव 21 वाज ग्रांटेड, कि जो अब पहले हमने पढ़ा था कि मेल्स जिनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी है उनको सफरेज, सफरेज यानी कि राइट टू वोट, उनको सिर्फ राइट टू वोट दिया जाता था, और वुमेन को तो बिल्कुल नहीं दिया जाता था, उनको तो इसके भी 2 साल बाद मिला, राइट. लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि 21 के अब जो भी मेल है, वेदर दे हैव प्रॉपर्टी और नॉट, दे कैन वोट, ऑलराइट. और क्या हुआ, द राइट टू वर्क वाज गारंटीड, काम करने का जो वर्क था वो गारंटीड हुआ. नेशनल वर्कशॉप्स, इसकी वजह से नेशनल वर्कशॉप्स भी फ्रांस में सेट हुई. for national workshops for providing employment was set up, and barricades were made, and Louis Philippe was forced to flee. Louis Philippe को constitutional monarch बना दिया गया था, लेकिन barricades बनाए गए और Louis Philippe को मजबूर कर दिया गया कि भागो यहाँ से, तो वो भाग गया. ठीक है, तो पॉपुलर रिवोल्ट हुआ इन फ्रांस में 1848 में हुआ. ठीक है, रिजल्टेड इन लुइस फिलिपी फ्लीइंग. फ्रांस डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक विद वोटिंग फॉर ऑल मेन अबव 21, एंड नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई ताकि एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे सके. ठीक है, सिलीशिया में 1845 में ऑन द अदर हैंड कुछ और हुआ. जो वीवर्स थे, वीवर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द ड्रास्टिक रिडक्शन इन देयर पेमेंट्स. तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने वीवर्स की पेमेंट्स बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी थी, जिसके लिए जो वीवर्स है उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया, रेवोल्यूशन किया. तो उस रेवोल्यूशन में क्या हुआ, द रेवोल्यूशन रिसीव्ड स्क्रॉन्स एंड थ्रेट्स. स्क्रॉन्स एंड थ्रेट्स मींस, स्क्रॉन्स मींस नफरत, धमकियां उसको उस रेवोल्यूशन को मिलती रहती थी, एंड रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 11 वीवर्स, जिसकी वजह से 11 वीवर्स की मौत हो गई सिलीशिया में 1845 में. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने वीवर्स की पेमेंट ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी, वीवर्स ने रिवोल्ट किया, स्कॉन्स एंड थ्रेट्स मिलते गए रेवोल्यूशन को, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 11 वीवर्स. So in Silesia in 1845, weavers led a revolt against the contractor who was cheating them. They surrounded his house. उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का हाउस को सराउंड कर दिया, and demanded higher wages, कि हमें higher wages चाहिए. Getting only threats from him, they attacked his house, destroyed his goods, और ultimately क्या हुआ, 11 weavers की मौत हो गई. The revolution received scrons and threats alternately, and resulted in the death of 11 weavers. So ये सारी कंडीशन, इकोनॉमिक वाइज कंडीशन क्या चल रही थी यूरोप में, हाँ, यू नो, कि फ्रांस में क्या हुआ, सिलीशिया में क्या हुआ, ये सब हमने पढ़ा. नाउ द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. तो अब लिबरल्स ने भी रेवोल्यूशन किया. ये जो रेवोल्यूशन था किसने किया था, एजुकेटेड मिडिल क्लास की. And a revolution led by the educated middle class, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे, उन लोगों ने ये रेवोल्यूशन किया. So led by educated middle class, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने ये रेवोल्यूशन लेड किया. Led by the educated middle class. So large number of political associations whose members were, उनके members कौन थे, प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस थे. उन्होंने क्या किया, decided to vote for an all German national assembly in Frankfurt. Frankfurt यहाँ पे लिखा है, the spelling is not correct, Frankfurt, F-U-R-T. ठीक है, so उन्होंने डिसाइड किया हम एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे. ठीक है, वो असेंबली कहां पर थी, फ्रैंकफर्ट में थी. तो 18th में 1848 को क्या हुआ, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. उन्होंने मार्च किया कि हम अपनी अपनी जगह ले लेंगे, कहां पर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में. सो दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन. उन्होंने एक जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. वो कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे बेस्ड था. And their demands were rejected by Prussian King Friedrich Wilhelm IV. उस वक्त किंग कौन था प्रशिया का, फ्राइड्रिच विल्हेल्म IV. उसने उनकी डिमांड्स जो है रिजेक्ट कर दी, as he opposed to the elected assembly along with other monarchs. क्योंकि वो इस असेंबली को अपोज करता था, उसके खिलाफ था अदर मोनार्क्स, दूसरे मोनार्क्स के साथ. सो जो पार्लियामेंट थी वो इरोड हो गई. So the parliament function किस लिए कर रही थी, the parliament function to evade the larger interest, ताकि वो larger interests
of the workers and artisans as it was largely dominated by the middle class. क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोग कौन थे इस पार्लियामेंट में? मिडिल क्लास लोग थे, कमर्शियल मिडिल क्लास मेंबर्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि रेवोल्यूशन किसने लीड किया था? एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने लीड किया था। तो इसलिए जो थे ये फंक्शन क्यों करी थी पार्लियामेंट? द पार्लियामेंट फंक्शन टू एवेट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एज इट वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास मेंबर्स। नेक्स्ट, तब लिबरल मूवमेंट्स इन वुमेन का इसमें क्या पार्टिसिपेशन था? वुमेन्स जो थे, वुमेन ने इतने सारे एफर्ट्स किए, लेकिन फिर भी उनको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सिर्फ उसकी फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करने दिया जाता था। ना उनको राइट टू वोट था, ना उनको कोई अपनी ओपिनियन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में शेयर करने का राइट था। सो वुमेन, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स बाय द वुमेन, दे वर स्टिल only allowed to observe the functioning of the Frankfurt Parliament. They were denied the right to vote. लेकिन women ने इसको oppose किया. Women opposed this by founding newspapers. Women newspapers बनाए, political by founding newspapers and forming political associations and organizing public meetings organize किया and organizations. तो women ने सबको oppose किया, लेकिन women को सिर्फ as observers उस visitors gallery में सिर्फ वो observe कर सकती थी, कुछ भी बोलने का उनको हक नहीं था. So women had formed their own political associations, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstrations. Despite this, इसके अलावा भी उनको suffrage यानी कि right to vote नहीं दिया जा रहा था during the election of the assembly. उनको सिर्फ बोला गया था कि आप as observers फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठ सकते हो, लेकिन आपको अपनी opinion share करने का कोई हक नहीं है. ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट चल रहा है, यहाँ पर ऊपर कौन बैठे? ऊपर वुमेन बैठी है. वुमेन को जो है सिर्फ देखने का हक था, उनको कुछ बोलने का हक नहीं था. दे वर ओनली एज ऑब्जर्वर्स. उनको अपने ओपिनियन शेयर करने का हक नहीं है, आपको कोई बात करने का हक नहीं है, आप सिर्फ देख सकते हो फंक्शन कैसे कर रहा है. ये कौन है? ये जर्मनी. जर्मनिया कौन है? एल्गोरी ऑफ जर्मनी. इस जर्मनी के बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि कौन है एल्गोरी ऑफ जर्मनी. जर्मेनिया जो है फिर एंड पर क्या बन गई? एल्गोरी ऑफ जर्मनी. इसको करार दे दिया गया. ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है. अब इस लिबरल मूवमेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, रिजल्ट क्या हुए, नतीजे क्या हुए इस लिबरल मूवमेंट्स के? तो लिबरल मूवमेंट्स वर क्रश्ड बाय द पावरफुल कंजर्वेटिव फोर्सेस. जो पावरफुल कंजर्वेटिव फोर्सेस थे उन्होंने लिबरल मूवमेंट्स को क्रश कर दिया. However, the old order, लेकिन जो पुराना ऑर्डर था ना वो उसको रिस्टोर नहीं कर पाए. So liberal movements were crushed by powerful conservative forces. However, the old order could not be restored. Monarchs को रियलाइज हुआ कि हमें कंसेशंस देनी चाहिए लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज की. अगर हमें हमारी सोसाइटी में अनरेस्ट नहीं करना है, कोई रिवॉल्ट्स नहीं करने, रेवोल्यूशंस नहीं करने, तो हमें जो है लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को कंसेशंस देने पड़ेंगे. सो मोनार्क्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज फॉर प्रिवेंटिंग अनरेस्ट इन द सोसाइटी. ओके, देन सर्वडम मतलब गुलामी करना, जोर जबरदस्ती से काम कराना. सर्वडम एंड बाउंडेड लेबर उनको भी अबॉलिश करवा दिया गया. सो सर्वडम एंड बाउंडेड लेबर वर अबॉलिश्ड. उनको अबॉलिश करा दिया गया. कहां पर? दोनों हैब्सबर्ग्स डोमिनियंस में भी और रशिया में भी अबॉलिश करा दिया गया. ठीक है, और हंगेरियंस वर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी इन 1867. हंगेरियंस को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई. 1867 में ज्यादा पावर दे दी गई. ठीक है, सो ये किसके नतीजे थे, किसके कॉन्सिक्वेंसेस थे? लिबरल मूवमेंट्स इस सब चीजों में रिजल्ट किया. अब एक छोटा सा माइंड मैप है, छोटी सी समरी. हमने क्या पढ़ा है? रेवोल्यूशंस हुए 1830 से 1848 तक. रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग हुई. एम्फसाइजेस ऑन वर्नाक्युलर लैंग्वेज हुए. कलेक्शन ऑफ local folklore was not to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. तो ये romantic imagination हुई. हंगर हार्डशिप एंड रिवोल्ट हुआ. यूरोप को बहुत ज्यादा ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी. अनएम्प्लॉयमेंट हुई, पॉपुलेशन राइज हुआ और लिबरल्स ने एक रेवोल्यूशन किया. सो ये सब हमने इसमें पढ़ा. So thank you so much for watching this lecture. I hope you understood it. My email ID is in the description. You can mail me out there if you have any doubt. And the link of the first session is also in the description box. You can also watch it out. And thank you so much. I'll sign off now. Bye.